गुड मॉर्निंग और 10 के अंदर ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ शिल्पा जी और राजेश पालवे जी पिछले शो से बने हुए हैं। वीरोर में रहेंगे आपके साथ। निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से बात होगी, जो उन्होंने कल एक ट्वीट भी किया था कि जो सेटअप बना है एफआईएस का, उसके बाद किस तरीके के मूव्स रह सकते हैं। और कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा वो भी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे कि इस समय फंडामेंटली क्या आपको चूज़ करना है। लेकिन एक नज़र ज़रा मार्केट पर डालते हैं और कॉल्स लें उससे पहले एक लिस्टिंग की भी तैयारी होगी, तो थोड़ा उसका भी ध्यान रखेंगे। लेकिन निफ्टी करीब 33 पॉइंट ऊपर इस समय, बैंक निफ्टी करीब 100 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी करीब 40 पॉइंट ऊपर। चलिए मुँह से निकला तो शायद बैंक निफ्टी भी 100 पॉइंट ऊपर हो जाएगा शो के दौरान। उसके अलावा कहाँ पर मूव्स, मिड कैप इंडेक्स अच्छा है, स्मॉल कैप इंडेक्स अच्छा है। आज का इंडेक्स ऑफ द डे क्लियरली है मेटल्स। आज मेटल्स इंडेक्स में शानदार तेज़ी, और ये तेज़ी आज है एक फैक्टर के ऊपर, वो जो चाइना का फैक्टर है। चाइना में जो रेट कट्स हुए हैं और इकॉनमी को जो पुश करने की या स्टिमुलेट करने की कोशिश की जा रही है, उसका एक इम्पैक्ट आपको क्लियरली विजिबल है स्क्रीन पर। निफ्टी का टॉप गेनर, इनफैक्ट निफ्टी के टॉप 3 गेनर सभी मेटल नाम हैं, टाटा स्टील, हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील। उसके अलावा कुछ हद तक अदानी एंटरप्राइजेस में भी मेटल्स का एंगल है, वहाँ पर भी रैली है। कुछ और स्टॉक्स जहाँ अच्छा मोमेंटम है, एचडीएफसी बैंक अब आ गया है डे हाई पर 1780 इस समय एचडीएफसी बैंक पर। उसके अलावा आपका भारती एयरटेल, ग्रासिम, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर मोमेंटम अच्छा है। प्रॉफिट बुकिंग है आज हिंदुस्तान यूनिलीवर में, बजाज फाइनेंस में, इन्फोसिस में, एलटीआई माइंडट्री में। तो आईटी आज थोड़ा सा रिलेटिवली आपको वीक पॉकेट दिखाई देगी। एफ&ओ की जहाँ तक बात है, टॉप लूज़र है पंजाब नेशनल बैंक इस समय, करीब 2-2.5% नीचे आपको पीएनबी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा स्क्रीन पर। और टॉप गेनर है इस समय नैल्को 4.5% ऊपर। उसके बाद एनएमडीसी 4% ऊपर, वेदांता, सेल, हिंदुस्तान कॉपर, जेएसपीएल। एफ&ओ के टॉप 9 में से 8 गेनर्स आज आपके मेटल स्पेस से हैं, तो यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी शानदार आपको दिखाई देगा। चलिए लिस्टिंग्स देखते हैं एक बार किस तरीके की रही। आज जो 3 लिस्टिंग्स होनी थी ये आएंगे आपकी स्क्रीन पर, और देखिए एक एक करके रेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। नॉर्दर्न आर्क का सब्सक्रिप्शन अच्छा था, तो इसके लिए करीब 30% की लिस्टिंग, लेकिन जितना सब्सक्रिप्शन था उसके हिसाब से तो लिस्टिंग कोई खास है नहीं यहाँ पर। आर्के डेवलपर्स में करीब 44% के करीब आपको जंप दिखाई देगा। और तीसरी लिस्टिंग भी आपकी स्क्रीन पर वेस्टर्न कैरियर्स की एकदम फ्लैट लिस्टिंग यहाँ पर। वीरू जी हाँ, तो ये आप तक क्या आपने बाजार का हाल देखा, आज की लिस्टिंग देखी, तीनों लिस्टिंग्स आपकी स्क्रीन पे। और अभी एक काम करते हैं, ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं। जैसे कि अभी आपको परिचय दिया गया था, शिल्पा जी और राजेश जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी होंगे। विकास सालुंके, नीलेश जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नीलेश, आपके इस वक्त के 2 ट्रेड्स। वेरी गुड मॉर्निंग टू वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए खरीदारी के स्टॉक है, दोनों स्टॉक रडार पर लॉन्ग साइड में है। सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी एस्ट्रल पाइप, इस पर्टिकुलर स्टॉक को। काफी अच्छा रिबाउंड हमें निचले स्तरों से देखने को मिल रहा है। एक शॉर्ट कवरिंग रैली हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं लगातार। दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन वैसे एक ब्रेकआउट है, और छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो एक काइंड ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हम कल के सेशन में देख चुके हैं। तो फॉलोअप मूव हम यहाँ पे 2030 2050 तक का एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। करेंटली 2000 के आसपास स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आज के दिन के लोवेस्ट लेवल के आसपास समवेयर अराउंड 1980 के आसपास स्टॉप लॉस रखना है। एंड 2020 2050 तक का मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है ओएमसी स्पेस में से एचपीसीएल। एचपीसीएल में एक फॉल के बाद यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन बना है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पुल बैक जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। 420 और 428 ये 2 टारगेट्स होंगे, एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा 402 रुपए का। ओके, तो ये इस समय कॉल्स नीलेश जी की। शिल्पा जी, आपकी 2 ट्रेड इस समय की। जी अनुज जी, मेरा सबसे पहला ट्रेड रहेगा एचडीएफसी एएमसी में। एचडीएफसी एएमसी अगेन एक वर्च पे है जहाँ पे ये 4500 के ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो स्टॉप लॉस आपका सेम 4390 का हम लोग रेगुलरली इसको रेकमेंड करते आ रहे हैं कि 4390 के स्टॉप लॉस इसमें लॉन्ग बने रहिए। अबाउट टाइम में 4500 के ऊपर जा सकता है, तो एचडीएफसी एएमसी में लॉन्ग।
मेरा दूसरा रहेगा यूपीएल में लॉन्ग। यूपीएल अराउंड 600 अभी होवर कर रहा है, इसके ऊपर सस्टेन करते ही इसको 620 तक के आपको इमीडिएट लेवल्स आते हुए मिलेंगे, तो इसको आप फ्यूचर्स में भी ले सकते हैं। अदरवाइज हमने प्रभुदास लीलाधर में इसका 620 का कॉल ऑप्शन फॉर अक्टूबर सीरीज अराउंड 14 रुपीज में रेकमेंड किया है विद स्टॉप लॉस ऑफ 9 एंड टारगेट्स ऑफ 22 से लेकर 28 तक, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे शिल्पा जी की भी 2 ट्रेड्स हो गए। अब चलते हैं विकास जी के पास। विकास जी, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स आज के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, आनंद जी। ओवरऑल मार्केट का सेटअप अभी भी पॉजिटिव साइड है, तो मेरा पहला बाय कॉल रहेगा हिंद कॉपर। हिंद कॉपर में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिला है। वीकली चार्ट का भी आप चार्ट देखोगे तो चार्ट सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 358 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। यहाँ से 20 पॉइंट ऊपर मुझे लगता है एक अच्छी रैली इस काउंटर में देखने मिलेगी। नीचे में जो स्टॉप लॉस है, आज के डे लो का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से बाय करना चाहिए, तो 332 का स्टॉप लॉस लगा के हिंद कॉपर को यहाँ पे बाय करके जाना चाहिए। अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा, तो मुझे लगता है इन कॉपर में यहाँ पे बाय कॉल करना है। दूसरा मेरा रहेगा नवीन फ्लोरोकेम। नवीन फ्लोरोकेम वापस 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन करते हुए देखने मिल रहा है। लास्ट कुछ दिनों में देखा था कि उसके नीचे ट्रेड कर रहा था, आज वापस उस रेंज के ऊपर आते हुए देखने मिल रहा है, तो नवीन फ्लोरोकेम को यहाँ पे बाय करना है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 3540 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। नीचे में 3330 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे आज के दिन में देखने मिल रहा है, तो उस सपोर्ट को यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाय करना चाहिए। ऊपर में 3540 के आसपास के टारगेट नवीन फ्लोरो में यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, राजेश पालवे जी, आपकी 2 ट्रेड्स। अनुज जी, पहला स्टॉक मेटल स्पेस से वेदांता यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है। लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे डेटा में बनते हुए दिखा, और स्टॉक में जिस तरीके से एक 4-5 दिन का एक नैरो प्राइस रेंज में कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट यहाँ पे टेक्निकली होते हुए दिखा है। हमें लगता है वेदांता का ये मोमेंटम 478 480 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, तो वेदांता फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा करीब 460 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो है L&T फ्यूचर्स पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक वीकली चार्ट पे ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है प्रीवियस वीक में ही, और यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है। आज डेटा में लॉन्ग बिल्टअप है। ये स्टॉक हमने भी पोजिशनली हमारे क्लाइंट्स के साथ कुछ देर पहले ही शेयर किया, और हम इसमें पोजिशनली टारगेट एक्सपेक्ट करें 4000 तक के। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें लगता है 3870 3880 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 3790 के आसपास। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया आपका L&T फ्यूचर्स। अभी कुछ देर पहले हम देख ही रहे थे इसको, वो अच्छा जनरेट कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक बार ITC को भी देखिएगा। शिल्पा जी, ITC पे आपका टेक क्या है? अब फाइनली उस जोन से स्ट्रगल करता हुआ, आई थिंक 515 520, क्या ये रेंज बाइसेक्ट होने के चांसेस लग रहे हैं आपको? मल्टीपल टाइम यहाँ पे स्विंग हाई क्रिएट कर चुका है। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पे मैं थोड़ा वेट एंड वॉच की राय दूंगी। यहाँ पे 520 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक डिसाइसिवली यहाँ पे एक अपसाइड फॉर 545 से 560 के लिए हम लोग एम कर सकते हैं। लेकिन ये 16 18 20 ये जो 5-6 रुपए का थोड़ा क्लस्टर है, ये थोड़ा क्रिटिकल है, तो इस पे थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। हो सकता है मोमेंटम क्रॉस हो जाए, देन वी कैन गो लॉन्ग। अदरवाइज थोड़ा डिक्लाइन टुवर्ड्स 505 बाय करेंगे तो बेटर है। ओके, चलिए, तो ये इस समय के कुछ ट्रेड्स। अब एक काम करते हैं, बाजार के ओवरऑल सेटअप पर, थोड़ा लॉन्गर टर्म सेटअप की बात कर लेते हैं। हमारे साथ JM फाइनेंशियल के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। कल आपने सुबह सुबह वो ट्वीट किया था जिसको मैंने यूज़ भी किया था, आपको क्रेडिट दिया था वैसे मैंने, क्योंकि वो रिसर्च आपकी थी। लेकिन एक बार उसको रिविजिट करते हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि FI की जिस तरीके की लॉन्ग पोजीशंस आई कल सिस्टम में, तो पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है, किस तरीके के मोस्ट पॉसिबल है यहाँ पर? जी आनंद जी, देखिए, 2 इंटरेस्टिंग बातें हुई। 2 बहुत एक्सट्रीम डेटा देखने को मिला पिछले वीक में। सबसे पहले तो 61% डे ऑन डे राइज हुआ FI के लॉन्ग पोजीशंस इंडेक्स में। लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था जून महीने में, तो तकरीबन 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी में देखने मिली थी 15 सेशन में, और ये 15 सेशन बिना किसी करेक्शन के वन वे रैली थी निफ्टी के अंदर। दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट ये है कि जो लास्ट टाइम पीक हुआ था जुलाई में, FI के लॉन्ग पोजीशंस पीक हुए थे 3.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट से। एज ऑफ येस्टरडे 3.6 लाख के आसपास है हम।
तो जब ये लास्ट पीक हुआ था, निफ्टी ने वोलेटिलिटी देखी थी, 800 पॉइंट का शार्प मूव देखने को मिला था आने वाले 3 सेशंस में, और उसके बाद इवेंचुअली डिप बाइंग हुई और मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो एक बात तो तय है कि आने वाले 8 से 10 सेशन में आपको निफ्टी के अंदर बड़े मोमेंटम मूव्स देखने को मिलेंगे। जो हिसाब से ये वाली सीरीज रही है, मुझे लग रहा है कि थर्सडे तक का तो माहौल निफ्टी के अंदर एक तरह से बुल्स का जो पलड़ा है वो बिल्कुल भारी है, और डिप जो है ज्यादा मार्केट के अंदर देखने को शायद ना मिले। लेकिन पोस्ट एक्सपायरी आई थिंक फ्राइडे से लेकर हमें एक तरह से जो वोलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन है वो शायद देखने को मिल सकती है। तो अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हैं, मेरे हिसाब से दोनों साइड में स्ट्रॉन्ग केस बनता है निफ्टी के अंदर, क्योंकि हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली देखी है पिछले इनफैक्ट पिछले कुछ हफ्तों में, और इस महीना, ये जो महीना रहा है बुल्स का, काफी फेवरेबल रहा है। तो इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये वाली सीरीज में प्रॉफिट बुक जरूर करें। 26,000 का जो एक लेवल है निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट अचीव हो गया आज के सेशन में। हो सकता है कि ये थोड़ा एक्सटेंड होकर 26,200 तक जाए, लेकिन आई थिंक थर्सडे तक आपको प्रॉफिट्स बुक करना है, और उसके बाद मुझे लगता है कि एक बड़ा वोलेटाइल मूव निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। अच्छा, थर्सडे तक आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करें, उसके बाद बड़ा मूव आएगा, अपसाइड में बड़ा मूव? नहीं, क्योंकि एक अपसाइड मूव आ चुका है, और हो सकता है तब तक एफआई के पोजीशन कैसे रहते हैं रोलओवर्स वगैरह में, अगर पोजीशंस पीक के आसपास रहते हैं, 3.94 लाख के आसपास अगर कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, तो एज पर पास डेटा हमारे हिसाब से यहाँ पर आपको मार्केट के अंदर लाइट हो जाना चाहिए। बिकॉज आप एक चीज को एक हद तक ही खींच सकते हो, और ये एक बार मैक्स हिट हो जाता है तो आई थिंक एक तरह से जो क्रीम है मार्केट के अंदर वो निकल जाएगा। तो नेक्स्ट 2 सेशन बहुत ही क्रूशियल है, जो हिसाब से आई थिंक एज ऑफ नाउ तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट ये वाली जो एक्सपायरी तब तक कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन थर्सडे का जो डेटा है ये काफी कुछ इंडिकेट करेगा कि फ्राइडे से मार्केट के अंदर कैसा अट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। अगर ये रोल ओवर, मान लीजिए एफआई की कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स में बात नहीं करेंगे, परसेंटेज टर्म्स में बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट तो थोड़ा सा एक्सपायर हो, मतलब लोग करते ही हैं, तो परसेंटेज के हिसाब से क्या, मतलब अगर अभी 75% लॉन्ग है हम, अगर ये आंकड़ा 65-60 पर आ गया तो वो कंफर्ट देगा आपको, या फिर उससे और नीचे आने की जरूरत होगी? ये देखिए, अगर रोल ओवर्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो मेरे हिसाब से एक्सट्रीम डेटा नहीं होना चाहिए। रोल ओवर डेटा में हमने देखा है कि जब भी या तो जरूरत से ज्यादा रोल ओवर या एवरेज से बहुत कम रोल ओवर, अगर ये एक्सट्रीम डेटा पॉइंट आ जाते हैं तो मार्केट रिवर्सल देता है। तो अगर रोल ओवर्स इन लाइन विद एवरेजेस रहेंगे तो मेरे हिसाब से मोमेंटम मार्केट का कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। और जैसे हमने जुलाई महीने में देखा था, माफ कीजिए जून महीने में देखा था कि 10 सेशन में 15 सेशन में 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी में देखने को मिली थी, तो सिमिलर मूव शायद प्ले आउट होता हुआ दिख जाए। तो ये 2 डेटा पॉइंट्स है जहां पर हम बिल्कुल ध्यान दे हुए हैं, और खास करके जो रिटेल की पोजीशनिंग है इसकी हमने बात नहीं की अभी तक। रिटेल के तकरीबन 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, रिटेल में एचएनआई कैटेगरी ये सारी की सारी आ जाती है, तो 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, और ये काफी बड़ी पोजीशन है। ये भी हमें लगता है कि थर्सडे तक काफी कैपिटुलेशन देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये पोजीशन जब कैपिटुलेट हो तो थर्सडे तक शॉर्ट कवरिंग रैली मार्केट को और भी बूस्ट दे। तो ये आई थिंक जो मेन 2 मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स है ये डिसाइड करेंगे कि आने वाले सेशंस में कैसा शेप लेता है मार्केट खास करके। तो एज ऑफ नाउ इट इज एफआईआईज जो डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, और रिटेल जो है मार्केट के अंदर गलत जा रहा है और शॉर्ट पोजीशंस में कहीं ना कहीं अटका हुआ है बुरी तरीके से। ओके, तो ये आपने थोड़ा पोजिशनिंग की बात की। राहुल जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक स्पेस जो मुझे आज स्क्रीन पर लोअर लेवल से बहुत स्ट्रांगली इजेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें शायद रिस्क रिवॉर्ड इशू बढ़िया भी है, केमिकल। राहुल जी, मेरे स्क्रीन पर बात करते करते अभी यूपीएल डे हाई पर, और इनफैक्ट एक बार टाटा केमिकल रखिएगा 1042.90 ऑलमोस्ट अपने एक क्रिटिकल एवरेज 20 डेमा को पार करने की तैयारी करता है। मोमेंटम देखिए आप राहुल जी, आपका व्यू क्या है? ये वो स्टॉक्स जो कि लोअर ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकल रहे हैं, इनमें कुछ परसेंटेज गेन करने की गुंजाइश है? कुछ ट्रेडिंग स्विंग मिल सकते हैं यहाँ पर? जी अनिल जी, देखिए 2 सेक्टर हैं जो एक तरह से काफी अच्छे दिख रहे हैं बाइंग डायरेक्शन में। एक तो जैसे आपने केमिकल सेक्टर बताया, इसमें यूपीएल का सेटअप हमें काफी प्रॉमिसिंग लगता है। हमें लगता है कि यूपीएल में आपको तकरीबन 625-630 तक के स्विंग हाइज देखने को मिल सकते हैं, तो काफी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है। 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और आज के दिन एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। लेकिन आई थिंक दूसरा जो बड़ा ट्रेड है जहां पर हमें लगता है कि आज इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को मिल रही है, वो है मेटल्स। मेटल्स में अगर आप काउंटर लेंगे तो पिछले दिन की जो पूरी वॉल्यूम से 100% वॉल्यूम सारे ऑलमोस्ट मेटल स्टॉक्स में क्रॉस हो चुकी है। बीट हिंडाल्को, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, टाटा स्टील,
NMDC नाल्को, सब में बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। और इसमें हमारे दो टॉपिक्स है। सबसे पहला वाला जो टॉपिक है हमने आपके चैनल पे पहले भी डिस्कस किया है। एज ए डिस्क्लेमर, ये स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो में भी होल्ड करता हूं। मैं वेदांता की बात कर रहा हूं। वेदांता के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट आज फिर से देखने को मिल रहा है। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लगता है कि 500 तक के लक्ष्य वेदांता में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है। कल का जो लो है 450 का, ये एक स्टॉप लॉस रहेगा इस लॉन्ग पोजीशंस के लिए। साथ में हिंडाल्को का सेटअप हमें काफी बढ़िया लगता है। हिंडाल्को के अंदर भी एक सिमिलर ब्रेकआउट है जो तकरीबन स्टॉक को 750 760 की ट्रेजेक्टरी में ले जा सकता है। तो हिंडाल्को भी बाय किया जा सकता है। आज के डे लो का स्टॉप लॉस रखे। और मैं रीएम्फसाइज करूंगा, ये वॉल्यूम बेस्ड बाइंग है। टेक्निकल रूप से काफी अच्छा सेटअप यहाँ पर दिखाई दे रहा है अक्रॉस द बोर्ड मेटल स्टॉक्स में। ओके अच्छा राहुल जी, ऑटो में सडनली हमने स्पाइक्स देखे हैं। लुक एट मारुति, कहाँ ये 1220 की ट्रैजेक्टरी में था, 1200 की ट्रैजेक्टरी में था, 12700 हो गया। टाटा मोटर्स में आज स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। चाइना के एक्शन के बाद M&M उस सिंकिंग जोन से बहुत स्ट्रांगली बाहर निकल के आया है। ऑटो में अभी आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ नजर आ रही है? ये देखिए, ऑटो सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। इसमें से रिस्क रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो टाटा मोटर्स का सेटअप सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और तकरीबन 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास, और अभी तक बाउंस देखने को नहीं मिला है। हो सकता है नेक्स्ट दो सेशन में यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर हो। डेली चार्ट्स पर एक गैप है जो तकरीबन 1030 के आसपास फिल होता है। तो आई थिंक यहाँ से 5 से 6% के मूव के लिए टाटा मोटर्स का सेटअप हमें काफी बढ़िया लगता है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 950 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी और तकरीबन 1030 तक के लक्ष्य टाटा मोटर्स में एक्सपायरी तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये इस समय टाटा मोटर्स। रिलायंस पर क्या भी बन रहा है राहुल जी, क्योंकि रिलायंस ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है काफ़ी समय से एक्चुअली। जी अनुज जी, देखिए रिलायंस का डेटा काफी इंटरेस्टिंग था। पिछले 2 से 3 सेशन में लगातार OTM कॉल्स, ATM कॉल्स में अनवाइंडिंग देखने को मिली थी। 3000 का लेवल क्रॉस करने की कोशिश जरूर की कल और आज के सेशन में स्टॉक ने, बट मेरा ये मानना है जो बड़ा OI खड़ा हुआ है 3000 के कॉल ऑप्शंस में, ये चैलेंज होता हुआ दिखेगा आने वाले 2 से 3 सेशन में। और रिलायंस के अंदर हमें लगता है कि एक 100 तक का मूव यहाँ पर पेंडिंग है। तकरीबन 100 पॉइंट की रैली रिलायंस में देखने को मिल सकती है। तो रिलायंस में व्यू पॉजिटिव रखिए। 3000 का लेवल जैसे ही क्रॉस होता है एक शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर होगी। फ्रेश बाइंग यहाँ पर की जा सकती है। 2950 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। रिलायंस पे याद रखिएगा, ये व्यू क्योंकि स्क्रीन पे शेयर किया गया है, तो इस चैनल का स्वामित्व अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। किसी भी आई थिंक ट्रेड से या फिर इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी एक निजी राय ज़रूर सम्मिलित रखें। अच्छा राहुल जी, सब स्पेस मोर और लेस कम्पीट हो गए, लीविंग आई थिंक FMCG और आपका IT में जो अब शायद जो सॉफ्टनेस है वो इसको जो कूलिंग ऑफ हुई है वो क्रिटिकल एवरेजेस के नीचे ले आई है। एक 10 और 20 का पॉसिबली नेगेटिव क्रॉसओवर भी निफ्टी IT में डेवलप हो रहा है। ये डिफेंसिव स्पेस में चाहे वो FMCG हो, चाहे वो IT हो, चाहे फार्मा हो, यहाँ पे आपको कहाँ कहाँ पे गुंजाइश नज़र आ रही है ट्रेड स्विंग्स निकालने के लिहाज से? जो हिसाब से पिछले कुछ दिनों में बैंकिंग में हमने तेजी देखी है, काफी सारा पैसा IT से निकलकर बैंकिंग के अंदर शिफ्ट हुआ और एक तरह से ये एक अच्छा पेयर ट्रेड की तरह निकला है कि शॉर्ट IT और लॉन्ग बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 54,000 54,500 मैक्स टू मैक्स आई थिंक बैंक निफ्टी के टारगेट्स जो है वो पूरे होते हैं तेजी के। और जैसे ही ये ट्रेड रिवर्स होता हुआ दिखेगा, हमें लगता है कि IT के अंदर वापस मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। हो सकता है 2-4 सेशन की वीकनेस या सॉफ्टनेस IT के अंदर और देखने को मिले, लेकिन 50 दिन का मूविंग एवरेज 40,900 के आसपास जो IT इंडेक्स के अंदर एवरेज है, वहां पर आप बाय और निफ्ट की रणनीति करके चल सकते हैं। एज ऑफ नाउ मोमेंटम में नहीं आया है। दूसरा FMCG में डेफिनेटली मैं नजर रखूंगा। आपने थोड़ी देर पहले ITC की जिक्र की थी। ITC में मुझे लगता है 520 के ऊपर एक डिसाइसिव मूव देखने को मिल सकता है, जहां पे स्टॉक 540 545 के लेवल्स दिखा सकता है। तो पोजिशनल बेसिस पर ITC में रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया दिखाई देता है और इसे बाय करके चला जा सकता है 509 के स्टॉप लॉस से। ओके राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए अब हमारे दूसरे में बिग मार्केट वॉइसेस में कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा से बात करते हैं। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। गुरमीत जी, HDFC बैंक क्या फाइनली ये जाग गया है और क्या ये लीड करेगा मार्केट को? अनुज मैं होप करूंगा, क्योंकि मेरी काफी पुरानी होल्डिंग है इसमें, लगभग 14-15 साल से होल्डिंग है मेरी इसमें।
और मुझे लगता है दो दो ट्रिगर हैं, एक तो एचडीबी और कैडिला का आईपीओ है, तो थोड़ा-सा सेंटिमेंट बुलिश है कि इससे थोड़ा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। लिक्विडिटी ईज़ करने के लिए उन्होंने अपना लोन पोर्टफोलियो भी सेल किया है, स करीबन 17,000 करोड़ का लोन पोर्टफोलियो सेल किया है। क्रेडिट क्वालिटी में कभी भी कोई संदेह नहीं था। एक जो प्रॉब्लम आ रही थी वो इंडस्ट्री लीडिंग क्रेडिट ग्रोथ की आ रही थी। एचडीएफसी थोड़ा कंजर्वेटिव रहा है रिटेल लेंडिंग को लेके, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन्स को लेके, कुछ हद तक एसएमई लेंडिंग को लेके। आई थिंक वो थोड़ा-सा कंजर्वेटिव अप्रोच था वो कम हुआ है। प्लस एक जो रेट कट साइकिल बाज़ार एंटीसिपेट कर रहा है जो कि यूएस ने शुरू की है। अभी इस हफ्ते बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है, चाइना ने अनाउंस किया है। तो बैंक को थोड़ा ट्रेजरी इनकम का भी गेन होगा। तो बैंक निफ्टी थोड़ा-सा ओवरऑल पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें भी एचडीएफसी कर रहा है पार्टिसिपेट। और अब जाके शायद अपने 21-22 हज़ार वाले निफ्टी के लेवल पे आया है। बट ये देखना होगा कि क्वार्टरली ग्रोथ कैसी है। अगर तो सीडी रेशियो है, उसमें अगर इम्प्रूवमेंट आता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा-सा बेटर दिखता है, बाज़ार इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस देखना चाहेगा। बाज़ार ये देखना चाहेगा कि वर्स्ट जो है मर्जर का था, जो कॉस्ट ऑफ फंड्स पे था, कासा मोबिलाइजेशन पे था, निम कंप्रेशन पे था, वो जो है पूरा हो गया। आई थिंक अगर इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस दिखाता है पिछले क्वार्टर को लेके, तो यहाँ से और थोड़ा-सा मुझे लगता है स्टॉक में अप मूव देखने को मिल सकता है। ओके चलिए, तो ये इस समय एक व्यू एचडीएफसी बैंक पर उसके उलट पीएसयू बैंकों में अब क्या व्यू बन रहा है गुरमीत जी? आज पीएनबी का एक क्यूआईपी लॉन्च हुआ, स्टॉक डे लो पर इस समय 3% नीचे, लेकिन पिछले 3-4 दिन में थोड़ी सी बाइंग यहाँ पर लौटी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि डिपॉजिट को लेकर शायद अभी भी क्राइसिस है जो क्यूआईपी करना पड़ रहा है। बिल्कुल अनुज, और मुझे लगता है बैंक को अपना नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। ये आप डिपॉजिट रेट 8.5-9% भी कर देंगे तो ऐसे आने वाला नहीं है। ये एक डाइवर्जन ऑफ सेविंग्स है टुवर्ड्स फाइनेंशियल एसेट्स, बाकी कंजम्पशन में। और ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, तो बैंक को अब अलाइन करना पड़ेगा। वो ट्रेजरी पहले जीसेक लेके बैठ जाते थे, उनको थोड़ा सा स्मार्ट ट्रेजरी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ट्रेजरी को बैंक के लिए और पैसे बना के देना पड़ेगा। होलसेल फंडिंग कैसे करनी है, कैसे आपको ओवरनाइट विंडोज यूज करनी है, उस पर थोड़ा रहेगा। मुझे लगता है आरबीआई कुछ रिलीफ भी दे सकता है सीआरआर कट के फॉर्म में। लिक्विडिटी बहुत टाइट रही है अप्रैल के बाद। गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी समाउ थोड़ा सा सरप्राइजिंगली स्लो था इलेक्शन तक, जो कि इलेक्शन के बाद पिकअप होना चाहिए था, उतनी तेजी से पिकअप हुआ नहीं है। स्टेट इलेक्शन के बाद थोड़ा सा मुझे लगता है लिक्विडिटी इंप्रूव होने को दिख रही है। और जैसे मैंने बोला, बैंक्स का एसएलआर रेशियो मैंडेटेड 18-19% है, बट बैंक 23-24% एसएलआर पे होते हैं। कुछ कुछ पीएसयू बैंक्स 25% पे भी हैं। तो आपको काफी ट्रेजरी गेन देखने को मिलेगा। और सारे 0.7, 0.8, 1 बुक वैल्यू पे है। तो हमारी पसंदीदा इसमें एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और पीएनबी है। बुक वैल्यू बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी तो बुक वैल्यू के नीचे है, एसबीआई लगभग बुक वैल्यू पे है। और ये एक ऐसा पॉकेट है मार्केट का जो सबसे रीजनेबल है। और मेरा ये मानना है कि जो चेंज हुआ है पीएसयू बैंक में, जो क्रेडिट वर्दीनेस जिस तरीके से वो चेक करते थे, वो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है बैंक्रप्सी कोर्ट के बाद। तो पीएसयू बैंक मुझे काफी वैल्यू पॉकेट दिखाई देता है, और हमने अभी थोड़ा सा टैक्टिकल बाइंग भी करी है बैंक ऑफ बड़ौदा में। एसबीआई ऑलरेडी हमारा कोर पोर्टफोलियो है। गुरमीत जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ डायरी स्टूडियो से। ये गोल्ड जो कि अब ऑलमोस्ट 74,000 की ट्रेजेक्ट्री में है, मतलब गोल्ड एज अंडरलाइंग आपको टोज पे रखेगा, देन एंटायर वो बैंक्स छोटे जैसे फॉर इंस्टेंस फेडरल बैंक जिनका गोल्ड लोन फाइनेंस कारोबार सब्सटेंशियल है, या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस, टाइटन इटसेल्फ, आपका इंटरेस्ट अभी भी कहीं पर है इसमें गोल्ड वाली थीम में? मेरा प्रेशियस मेटल में इंटरेस्ट है क्योंकि आपको याद होगा मैंने कुछ सप्ताह पहले बोला था कि मल्टी एसेट अप्रोच रखनी चाहिए इस मार्केट में। हमने बहुत अच्छे गेन्स बनाए हैं पिछले 2 साल में, और जब भी रेट कट हुआ है, डॉलर थोड़ा भी वीक हुआ है, मैं नहीं मानता कि बहुत वीकनेस आएगी, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा डॉलर जो है रेंज में रहेगा विद वीकनिंग बायस। वो कमोडिटीज के लिए अच्छा होता है, और स्पेशली जो येलो मेटल है और व्हाइट मेटल जिसे हम सिल्वर बोलते हैं। तो अगर आप पिछले 15-20 साल, 25-30 साल का रिटर्न निकालेंगे तो इक्विटी का रिटर्न 14-15% है, गोल्ड का 12-13% है, और सिल्वर का करीबन 8% है। तो थोड़ा फोकस मुझे लगता है प्रेशियस मेटल्स में रखना चाहिए। पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट 5-7% आप दे सकते हैं। बॉन्ड्स में भी कुछ मुझे लगता है अभी मूवमेंट आएगी, क्योंकि अब रेट कट साइकिल शुरू हुई है। तो आपको 10 ईयर बॉन्ड में 50 पैसे से लेके 1% तक जो है यील्ड नीचे गिर सकती है, जिसका मतलब
5-7% का मार्क टू मार्केट गेन आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो अभी भी यहाँ से बॉन्ड में डबल डिजिट रिटर्न बनेगा। तो थोड़ा-सा पोर्टफोलियो को और बैलेंस करने की मेरी सलाह होगी। थोड़ा-सा बॉन्ड्स, कमोडिटीज़ भी पोर्टफोलियो में डालिए, मल्टी एसेट अप्रोच रखिए। प्रिजर्वेशन और अगर आपका डबल डिजिट रिटर्न बनता है ऐसा करने से और आपके 2 साल के रिटर्न 25, 30, 40% रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा आउटपुट है इस मार्केट में जब निफ्टी स्मॉल कैप 30-35 के इंडेक्स में है। तो थोड़ा-सा रीबैलेंसिंग ज़रूरी है और हमारा थोड़ा फोकस गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज़ पे आएगा। आरबीआई ने अभी आईएफएल पे बैन भी हटाया है। अंडरलाइंग जब भी गोल्ड प्राइस बढ़ता है, उसका बहुत पॉजिटिव कोरिलेशन है लोअर क्रेडिट कॉस्ट के साथ गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज़ का। तो थोड़ा-सा एनबीएफसीज़ और गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज़ पे हमारी निगाह रहेगी। टाइटन ऑलरेडी बहुत कोर होल्डिंग है, इस वैल्यूएशन पे इंक्रीमेंटली ऐड करना थोड़ा-सा मुश्किल है और बाकी भी अगर आप देखेंगे, जैसे कल्याण है या सेमको है, जो कि ब्लैक डायमंड वाला स्टोरी है, ऑलरेडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा आ गया, वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है। गुरमीत जी की बात करते करते अभी टाइटन जो है जिनकी होल्डिंग में है भी और हेडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। अभी भी एक स्पाइक आया इसमें 38-34 और ये जो पूरी सप्लाई है अप्रैल 2024 की उसको बहुत स्ट्रांगली अगर आप देखें एब्जॉर्ब करता हुआ और ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है मेरे ख्याल से 38-82 कितना नज़दीक जाता हुआ टाइटन उसके। अच्छा गुरमीत जी, अभी स्क्रीन पर एक और चीज़ विजिबल है कि बाजार अपना झुकाव एक दो पॉकेट्स पे और कर रहा है। लुक एट आई थिंक डायग्नोस्टिक स्पेस, कृष्णा डायग्नोस्टिक, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथलैब, एंटायर हेल्थ केयर स्पेस। आप फोर्टिस को देखिए, मैक्स हेल्थ केयर को देखिए। आज सुबह एक जनाब हमारे साथ कार्यक्रम में ग्लोबल हेल्थ पे भी बाय कॉल दे रहे थे। हेल्थ केयर स्पेस में आपका इस वक्त कोई फाइंडिंग या फिर वो स्टॉक्स जिस पर आप लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं? तो हम काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है पूरी एंटायर हेल्थ केयर स्पेस को और हम इसको 3-4 भाग में इसको देखते हैं। पहला हम देखते हैं ब्रांडेड जेनरिक्स, उसमें हमें मैनकाइंड फार्मा पसंद है। कुछ हमारे पोर्टफोलियोज में सन फार्मा भी है लोअर लेवल्स पे। मैनकाइंड ने जो बीएसवी का एक्विजिशन किया है, ये शुरू में 1-2 क्वार्टर आपका ईपीएस डाइल्यूट होगा क्योंकि डेट लेना पड़ रहा है और ट्रेजरी पूरा यूज़ हो रहा है। बट वुमेन फर्टिलिटी जो है बहुत हाई ग्रोथ थीम है और उसमें ये बहुत अच्छा एनरोल करेंगे। प्लस ओवर द काउंटर और जो कंज्यूमर हेल्थ जो उनका डिवीजन है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। हमारा डायग्नोस्टिक्स में क्योंकि ओवरऑल स्पेस में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। थोड़ा-सा उतना पार्टिसिपेट नहीं किया था डायग्नोस्टिक स्पेस ने जितना ब्रॉडर मार्केट ने किया था, वहाँ पे थोड़ी निगाह है। एक जो मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है, जो मैंने आपसे पहले भी चर्चा करी थी, वो सीडीएमओ स्पेस में है और बायोसिक्योर अगर एक्ट लॉ बन जाता है, जिसकी काफ़ी बड़ी प्रोबेबिलिटी है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारी कंपनीज हमारी जो है सीडीएमओ स्पेस में जस्ट कटिंग एज स्किल सेट है, काफ़ी केपेक्स किया है। आप देखिए डिवीज़ का पिछले 3 साल का केपेक्स, आप लॉरस लैब्स का केपेक्स देखिए। बहुत सारे कंपनीज हैं जो जेनरिक्स पे फोकस कर रही हैं, मॉलिक्यूल्स की जो एंटीबायोटिक्स हैं जिनका पेटेंट हो रहा है, उसमें बहुत छोटी-छोटी कंपनी है, हिकाल है, कोपरान है, काफ़ी सारी कंपनीज हैं जहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं और तो अभी हमारे पोर्टफोलियो में न्यूलैंड है, लॉरस लैब्स है, मैनकाइंड फार्मा है हेल्थ केयर पोर्टफोलियो में और हम बाकी जैसे मैंने नाम लिया इनको बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारी पाथ ब्रेकिंग थेरेपीज पे रिसर्च बहुत हो रही है, जैसे कार टी सेल है, जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट है। उसपे टाटा मेमोरियल और लीडिंग हॉस्पिटल्स जो है रिसर्च कर रहे हैं। फिर एक कोल्ड थेरेपी है, जो एक्सट्रीम कोल्ड थेरेपी होती है, जिसे हम क्रायोथेरेपी बोलते हैं, जिससे आप कैंसर सेल्स को करते हैं। तो बहुत पाथ ब्रेकिंग स्टडी हो रही है, बहुत सारी रिसर्च आउटसोर्स हो रही है। तो फार्मा आउटसोर्सिंग एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकता है। दूसरा हॉस्पिटल्स, ये जो आयुष्मान भारत का जो 10 लाख हुआ है 5 लाख का, 70 साल से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन है, इससे हॉस्पिटल हमने देखा हॉस्पिटल में एक ट्रेंड है, वो मैक्स आउट करते हैं इंश्योरेंस को। हिंदुस्तान में 7 करोड़ लोग 70 साल के ऊपर है। तो हॉस्पिटल्स को लेके मेरा स्पेशली जो मिड में टियर 2 हॉस्पिटल्स हैं, जो मिड सेगमेंट में है, जैसे नारायण हृदयालय, यहाँ पे हम काफ़ी कंसर्न हैं। ओके, मीनवाइल एक बार आप टाटा केमिकल्स लेकर आइए। एक केमिकल्स में एक फ्रेश ब्रेकआउट विजिबल है और सबसे ज़्यादा ओवरसोल्ड स्टॉक सबसे ज़्यादा चल रहे हैं टाटा केमिकल्स। देखिए बहुत एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। इसका 1 साल का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा। जब तक वो चार्ट आता है गुरमीत, केमिकल्स में आपका क्या व्यू है? अब क्या एक लग रहा है कि फाइनली एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट ड्यू है? थोड़ा-सा आपको केमिस्ट्री वाइज़ जाना पड़ेगा। जैसे आपने टाटा केमिकल की चर्चा की, फ्लाई ऐश को लेके, सॉरी सोडा ऐश को लेके प्राइसिंग बहुत वीक रहा है। उसकी वजह से
स्टॉक पे प्रेशर है, हालांकि हमेशा वैल्यूएशन कम्फर्ट है, अभी भी शायद 11-12 के मल्टीपल में है। बीच में एक न्यूज आई थी जब वो वैल्यू अनलॉकिंग की बात हुई थी टाटा सन्स की, और स्टॉक 1400-1500 पे गया था, बट वो आई थिंक कंपनी ने डिनाई किया और वापस स्टॉक करेक्ट हुआ, बट वैल्यूएशन कम्फर्ट है। अगर आप में थोड़ा पेशेंस है, हमारे पास है टाटा केमिकल, हमने ऐड किया है पोर्टफोलियो में, थोड़ा सा अगर वैल्यूएशन कम्फर्ट है तो आप अगर लंबा व्यू है तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। एसआरएफ आप देखिए कितना कैपेक्स कर रहा है, आप पिछले 2-3 साल में देखिए, मतलब मुझे लगता नहीं पूरी इंडस्ट्री का कैपेक्स एक तरफ है शायद एसआरएफ ने किया है। बहुत सारी कंपनीज ने बहुत अच्छा बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, जैसे दीपक नाइट्राइट है। फ्लोरिनेशन में भी मुझे लगता है कि पोटेंशियली अगर आप 3 साल का व्यू देखेंगे तो थोड़ा पता, तो थोड़ा सा सिलेक्टिव आपको केमिस्ट्री वाइज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पे, कि बाजार में रोटेशन बहुत फास्ट होता है, लेकिन जब होगा तो बहुत क्विकली होगा, समय नहीं देगा। ओके, खैर मेरी दुखती रग पर हाथ रखा आपने कि केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। स्कूल में कभी समझ ही नहीं आई। 52 नंबर आए थे मेरे केमिस्ट्री में, जिसमें से भी 25 नंबर प्रैक्टिकल में आ गए थे, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो टीचर्स नंबर दे देते थे अपने स्टूडेंट्स को, थ्योरी में बहुत ख़राब था। एनीवे, गुरमीत बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। वीरू, आपके पास केमिस्ट्री थी स्कूल में या फिर कॉमर्स थी? नहीं, मैंने 10वीं तक केमिस्ट्री कैसे खींची है मेरे को ही मालूम है। जब आता था ना वो अनुज, हमारे टाइम में याद है वो एक एक रुपए की कॉपी आती थी, है ना, 1-1 रुपए की कॉपी आती थी, तो वो एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स की, एक बायो की होती थी। तो बायो मेरे को फिर भी ठीक लगती थी, और अपना पहले सबसे पहले वो 1 रुपए वाली कॉपी में बायो भरी, केमिस्ट्री की कभी कभी कोरी छूट जाती थी मेरे से, तो केमिस्ट्री को मैंने किसी तरीके से खींचा है 10वीं तक, बाद में अकाउंटेंसी। वो पीरियडिक टेबल पे आज भी नाइटमेयर्स आ रहे हैं। खैर अब इस शो को यहाँ समेट लेते हैं और नीरज जी आ गए ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अनुज। क्या मूड है आज मार्केट का? पार कर देगा आज? कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। 26,000 ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, और थोड़ा सा अगर रिलायंस जाग जाए और थोड़ा सा HDFC बैंक तो जाग ही चुका है, थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाए 1-2 हैवी वेट से तो कर देगा 26,000 आज का। हल्का सा हवा का झोंका चाहिए, जरा तो रह गया बस एग्जैक्टली। तो चलिए देखते हैं, 26,000 भी बहुत दूर नहीं है, बहुत 20-25 पॉइंट ही दूर है, तो उस पर नज़र बनी रहेगी और बाकी सारे स्टॉक्स पे आपके जवाब लिए जाएंगे। लेकिन चलिए छोटा सा एक ब्रेक, इसके बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन।